जय हिंद। आइए आज पदार्थ विज्ञान जो कि फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट बीएड सेकेंड ईयर का है। इसमें हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मूल्यांकन एवं परीक्षण, मीन्स इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। मीन्स इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पदार्थ विज्ञान के लिए और स्टेट और सीटेट के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम जो अभी होने वाले हैं उसमें तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा समय के अभाव की वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए जिसका नाम है फिजिकल साइंस, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, जिसका चैप्टर है मूल्यांकन एवं परीक्षण, इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। इसका पहला प्रश्न है, परीक्षण के पदों के प्रकार, मतलब परीक्षण कितने प्रकार का होता है। जो क्वेश्चन होता है, जो टेस्टिंग होता है वो कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार से टेस्टिंग किया जा सकता है, बच्चों का कितने प्रकार से एग्जाम लिया जा सकता है, कितने प्रकार से टेस्ट लिया जा सकता है। तो इसके मुख्यतः दो होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक लेख और एक वस्तुनिष्ठ। लेख का मतलब होता है जो लिखने वाला होता है। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा बीएड सेकेंड ईयर, तो सब्जेक्टिव का मतलब लिखने वाला, और ऑब्जेक्टिव का मतलब उसमें आंसर दिया होगा, आपको उसमें यस नो टिक करना है कि ए बी सी डी कौन सा सही है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। तो पहला है लिखने वाला जिसको लेख बोलते हैं, लेख परीक्षण। दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जिसमें आंसर आपको याद करके नहीं जाना है, उसमें आंसर मतलब आंसर तो याद ही करना है, उसमें सॉल्यूशन दिया होगा, केवल टिक करना है, पहले का ये दूसरे का भी ऐसे। सॉल्यूशन भी सामने रहेगा, क्वेश्चन भी सामने रहेगा, बस आपको उसमें सही जवाब को टिक करना है। और लेख वाले में क्या है, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको आप अपने मर्जी से लिखेंगे। लेख में भी कई तरह के होते हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के होते हैं। तो ये सब लिखने वाले हैं। ठीक है, बट वस्तुनिष्ठ में लिखा सामने रहेगा, बस आपको उसमें टिक करना है। ठीक है, तो ये दो तरीके का परीक्षण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का अपना अपना लाभ है, अपना अपना दोनों का फ़ायदा है, अपना अपना दोनों का नुकसान है। ठीक है, तो इसके फ़ायदा और नुकसान देख लेते हैं, बस ये अपना टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे टेट सीटेट दे रहे हो या बीएड में दे रहे हो एग्ज़ाम, या सुपर टेट दे रहे हो, ये बहुत ही, और आप अगर इवन स्कूल में है, स्कूल में भी एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो बच्चों को किस हिसाब से एग्ज़ाम लेना है, किस टाइप का टेस्टिंग करना है, उनके बारे में पता करना है कि भाई, तो उसके हिसाब से भी, दृष्टिकोण से भी ये सही है कि हमें किस समय कौन सा बच्चों का टेस्ट लेना हमारे लिए सही होगा, जो कि ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरा है लेख परीक्षण कब लाभकारी होता है, मतलब लिखित परीक्षा जो है कब लाभकारी होता है। देखिए कब लाभकारी है। पहला है छात्रों का समूह छोटा है, मतलब छात्रों का जब समूह छोटा हो तो उसमें आप लिखित परीक्षा दे सकते हैं। क्यों छोटा हो भाई, उसमें क्वेश्चन बनाना तो आसान है लेकिन उसका उत्तर जांचना जो है बहुत कठिन हो जाता है। उसके एक एक बच्चे का एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है, उसके बाद फिर करेक्शन होता है। मतलब एक बच्चों में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है टाइम, और वस्तुनिष्ठ में क्या टाइम नहीं लगता, पहले का एक दूसरे का भी ऐसे टक टक से चेक करते चले गए। ठीक है, तो ये देखिए लेख परीक्षण में छात्रों का जब समूह छोटा होता है तो आप लिखित परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि उसका कॉपी जांचने में टाइम ज़्यादा लगता है। मान लीजिए यही पेट की परीक्षा हुई, उसमें 20 लाख अभ्यर्थी थे। अब इसमें अगर लेख परीक्षण लिया जाता तो 20 लाख बच्चों की कॉपी कितने दिन में चेक होती है, और कब रिजल्ट आता और कब क्या होता, जमाना बीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाभकारी नहीं है, क्योंकि छात्रों का समूह बहुत बड़ा है। ठीक है, जहाँ छात्रों का समूह छोटा होता है वहाँ पे लिखित परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, और जहाँ छात्रों का समूह बहुत बड़ा हो वहाँ पे वस्तुनिष्ठ लिया जाता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी आसानी से जांची जा सकती है। अगर मैनुअल भी जांचना होगा तो टाइम कम लगेगा ये लिखित परीक्षा की कॉपी जांचने की तुलना में। अभी तो है ठीक है कंप्यूटराइज जांच। अब देखिए कंप्यूटराइज भी वस्तुनिष्ठ का ही जांचा जा सकता है, लेख वाले का कंप्यूटराइज नहीं जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ के आप उसमें कंप्यूटर में एक फिक्स होगा कि यही आंसर लिखा होगा, तो आप सही मानिए। अब कोई बच्चा किसी वर्ड को, किसी लाइन को किसी और तरीके से समझा कर लिखा है, कंप्यूटर हर को गलत मानेगा। मतलब उस तरह से आप लिखित परीक्षा को कंप्यूटराइज नहीं जाँच कर सकते, जबकि वस्तुनिष्ठ को कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। तो यहाँ लाभकारी का वजह बच्चों का समूह जो छोटा हो तो जाके मैनुअल टीचर चेक कर सकता है और उसका मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसका लाभकारी का है परीक्षण दोबारा न दोहराना हो, मतलब एक क्वेश्चन आ गया फिर उसको दोबारा नहीं लेना हो। ठीक है, एक परीक्षा जैसे हाफ ईयरली हो गया, अब उसके बाद ईयरली लेना है,
तो वही क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते हैं लिखित परीक्षा में। जबकि वस्तुनिष्ठ में कई एग्जाम में आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका भी हालांकि रिपीट होता है, लेकिन उसी साल रिपीट नहीं होगा, 2-4 साल में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो जब उसी साल उसी टाइम जब पढ़ाई चल रहा है उसी टाइम एक परीक्षा ले लिए तो फिर क्वेश्चन दूसरा परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जब दोहराना ना हो क्वेश्चन को, तब जाके हम लोग लिखित परीक्षा लेते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पदों को बनाने के लिए कम समय उपलब्ध हो। मान लीजिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और हमें परीक्षा लेना है, जैसे कल ही परीक्षा लेना है, आज हमें क्वेश्चन सेट करना है, तो हम लिख परीक्षा ले सकते हैं। क्यों? लिख परीक्षा का जो क्वेश्चन है ना, बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनाना हो, फटाफट टीचर बना देगा। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का करके 10 क्वेश्चन बना दिए, हो गया 10 क्वेश्चन। लेकिन मान लीजिए अब ऑब्जेक्टिव लेना होगा तो 100 क्वेश्चन के लिए, 100 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन बनाना होगा, तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जब कम टाइम में क्वेश्चन बनाना हो तो लिखित परीक्षा का क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ पे भी ये लाभकारी हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है अंकन करने वाले व्यक्ति में समालोचनात्मक क्षमता होना चाहिए। मतलब जो कॉपी चेक कर रहा है, जो कॉपी का मार्किंग कर रहा है, उसके अंदर ये क्षमता होना चाहिए कि कोई बच्चा किसी टॉपिक को किसी तरीके से भी घुमा के लिखा है तो उसको पकड़ के समझ ले। यानी कि रटा रटाया फार्मूला याद कर लिया, रटा रटाया डेफिनेशन याद कर लिया, और टीचर पढ़ रहा है कि भाई जो हम याद किए उसके हिसाब से नहीं तो काट दिया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो डेफिनेशन है वो बच्चा अगर किसी दूसरे तरीके से घुमा कर भी लिखा है तो टीचर में ये क्षमता होना चाहिए कि उसको पढ़ के समझ सके कि हाँ ये सही है कि गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण कब लाभकारी है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए कब माने फ़ायदेमंद है, कब लाभकारी होता है। देखिए अगला पॉइंट है इसमें, मतलब पहला पॉइंट है छात्रों का समूह बड़ा। मतलब जैसा अभी बताएं, जब छात्रों का समूह बहुत बड़ा हो, जब ज़्यादा होगा ना तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा आप ले सकते हैं और आसानी से कॉपी करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब छात्रों का समूह बड़ा हो तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेते हैं। दूसरा है परीक्षा को दोहराना हो। परीक्षा मान लीजिए रिपीट करना है बार बार कि भाई एक ही, जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, शिफ्ट वाइज परीक्षा लेती है। कुछ का प्रथम शिफ्ट, कुछ का द्वितीय शिफ्ट, कुछ का हो सकता है मंडे को, कुछ का ट्यूसडे को, ऐसे सीरीज में। जैसे अभी रेलवे का NTPC का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्या है, इस सेम परीक्षा को कई दिनों में लिया गवर्नमेंट। क्यों? तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी को एक ही साथ उतना अरेंज नहीं हो सकता एग्जामिनेशन हॉल, इसलिए वो अलग अलग। तो इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन करेंगे। क्यों? मान लीजिए 10,000 का क्वेश्चन बना लिया, उसमें से कोई भी क्वेश्चन सेट 200 जैसे मान लीजिए ABCDE दूसरे में चला गया, EFGHI दूसरे अगले एग्जाम में आ गया। फिर कुछ क्वेश्चन को मिक्स भी किया जा सकता है कि 2 क्वेश्चन ए सेट से ले लिए, 2 क्वेश्चन दूसरे से ले लिए। इसमें से जैसे मान लीजिए 10,000 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन दे दिए, तो इसमें से अलग अलग 200 क्वेश्चन का कई सेट बना लेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि कोई 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब दोहराना हो परीक्षा को तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीट करेगा कोई जानता भी तो 1 नंबर का फ़र्क आएगा ना, लेकिन उसमें अगर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ तो सीधे 10 नंबर का फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जब एग्जाम को रिपीट करा के लेना हो तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा लाभकारी होता है। अगला पॉइंट है इसमें बहुत विश्वसनीय अंकों की आवश्यकता हो। मतलब बहुत विश्वसनीय मतलब मार्किंग एकदम एग्जैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसका बच्चा एग्जैक्ट आंसर जानता होगा तभी कर पाएगा, अगर नहीं जानता है तो नहीं कर पाएगा। जबकि लिखने वाले में बच्चे घुमा घुमा के लिख देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया लिखने के लिए कि बताइए भारत की अर्थव्यवस्था आज के डेट में कैसी है, ठीक है। तो अब कोई बच्चा नहीं भी जानता है ना, तो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ लिख कर 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ भर देगा, ठीक है। इसलिए लिखित परीक्षा को एक धोखेबाज प्रणाली भी कहा जाता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। मतलब इसमें बच्चा धोखा देने का भी प्रयास करता है कि वो कुछ लिखा है तो उसी से रिलेटेड बच्चा 1-2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ लिख देता है, जबकि वो वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सटीक आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक और केवल एक ही आंसर है। जो बच्चा जानता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो उसको टिक करेगा। जो नहीं जानता होगा नहीं टिक कर सकता, धोखा नहीं दे सकता कि कुछ भी लगा दो तो कुछ तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सही होगा तो पूरा सही होगा, गलत होगा तो पूरा गलत होगा, ठीक है। तो जिसको नहीं मालूम है नहीं, तो इसमें क्या है, सटीक मूल्यांकन होता है, ठीक है। एकदम मूल्यांकन सही तरीके से होगा, ठीक। अगला पॉइंट है परीक्षण के बाद अंकों की शीघ्र आवश्यकता हो। देखिए परीक्षा के बाद अगर तुरंत रिजल्ट बनाना हो तो वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुत ही लाभकारी है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है MCQ है, बहुत लाभकारी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बाद हम तुरंत का मतलब कम समय में, लिखित परीक्षा के से तुलना किया जाए तो उससे बहुत ही कम समय में इसका रिजल्ट तैयार
किया जा सकता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसका टेस्ट कर सकता है, कोई भी इसका मूल्यांकन कर सकता है। किसी को भी आंसर शीट पकड़ा दिया कि ये आंसर शीट है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऐसे देखकर इस कॉपी के चेक कर लो। कोई भी आदमी हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्वालिफाइड आदमी हो, बस ABCD उसको पढ़ने आता हो तो चेक कर लेगा कि हाँ भाई पहले का ए लिखा है तो सही, पहले का अगर ए नहीं है तो गलत, ठीक है। और इसको कंप्यूटराइज में भी सेट कर सकते हैं, कंप्यूटराइज में सोल्यूशन सेट कर दिए कि पहले का ए दूसरे का बी ऐसे कर दिए और उसके साथ OMR शीट लगा दे तो आप चेक कर सकते हैं, तो रिजल्ट बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, अच्छा अगला नहीं है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लेख और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या अंतर है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, मतलब लिखित परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो MCQ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस देखते हैं। देखिए डिफरेंस बहुत सारा है इसमें, आप थोड़ा मेरे फ़ोटो को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए लिखित परीक्षा में क्या है, लिखित परीक्षा में उत्तर देने वाले को अपने शब्दों में उत्तर का निर्माण करना होता है। मतलब परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर जो है लिखित परीक्षा में, उसका आंसर अपने शब्दों में वो निर्माण करेगा, जो याद करके लाया है उसमें उससे निर्माण कर करके लिखेगा। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ में अनेक संभावित उत्तरों में से एक को चुना होता है। मतलब संभावित उत्तर दिया हुआ है, उसमें से एक को चुन लेना है, ठीक है। दूसरा है परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या कम रखी जाती है जिससे उत्तर विस्तार में देने होते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, क्वेश्चन कम पूछा जाएगा और बच्चा उसको विस्तार से आंसर लिखेगा। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होगा, परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक रखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा रख देते हैं और जिनका आंसर छोटा छोटा होता है, ठीक। तीसरा अंतर है परीक्षण पत्र तैयार करने में अपेक्षाकृत सरल लेकिन अंकन में कठिनाई होती है। मैंने परीक्षण पत्र तैयार करने में अपेक्षाकृत सरल लेकिन अंकन में मतलब परीक्षा क्वेश्चन तैयार करना तो आसान है, लेकिन उसका मूल्यांकन करना, कॉपी को जांचना कठिन हो जाता है। मतलब जो उसका ज्ञाता होगा, जो उसका विद्वान होगा, वही उसको जांच सकता है, किसी अरे गरे को भी नहीं पकड़ा सकते जांचने के लिए। लेकिन वस्तुनिष्ठ में ऐसा नहीं, किसी को भी पकड़ा सकते हैं, बस उसको बता दें, आंसर शीट दे दिए कि पहले का ये है तो ये है, देख कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि वस्तुनिष्ठ में परीक्षण पर तैयार करने में अपेक्षाकृत कठिन है, मतलब क्वेश्चन तैयार करना कठिन है लेकिन अंकन आसान है, मूल्यांकन आसान है। अगला है क्वेश्चन, ये चौथा पॉइंट है, उत्तर अपने अनुसार विस्तार में देना होता है। मतलब लिखित परीक्षा में उत्तर जो है ना अपने अनुसार देना होता है, जबकि MCQ में उत्तर सीमित शब्दों में देना होगा। मतलब जो आंसर में दिया हुआ है वही टिक लगाना है। अगर आंसर में चारों आंसर में कोई गलत है तो फिर आप उसमें अपने से नहीं लिख सकते कि इसका चौथा आंसर, ये चारों गलत है, पांचवा आंसर इसका ये होगा। जो दिया है उसी में से आपको टिक लगाना है, ठीक है, उसी में से आपको सर्च करना है कि कौन सा सही आंसर है, जबकि लिखित परीक्षा में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला है अनुमान के आधार पर उत्तर देना संभव है। मतलब लिखित परीक्षा में आप अनुमान के आधार पर भी कुछ कुछ लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ, ठीक है, जबकि इसमें उत्तर देना अनुमान के आधार पर नहीं संभव। अपने अनुमान से नहीं कर सकते, जो उसमें दिया है उसी पे अनुमान लगा सकते हैं कि इस चार में से ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ठीक है। अगला पॉइंट है अंकों का वितरण पूर्व निर्धारित होने पर भी अंकन में लचीलापन होता है। मतलब अंकन में लचीलापन होता है कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का 10 मार्क का है नंबर, ठीक, अब 10 नंबर का है, सभी बच्चे लिखे हैं, कोई बच्चा एक पैराग्राफ लिखा, कोई 2 पैराग्राफ लिखा, तो टीचर उस पैराग्राफ को पढ़ के अपने आधार पे उसका अंकन कर सकता है कि भाई ये 4 नंबर लायक लिखा है कि 5 नंबर लायक लिखा है कि 6 नंबर लायक लिखा है कि 7। तो इसमें टीचर के अलग अलग टीचर के आधार पर मूल्यांकन बच्चों का नंबर बदल सकता है, ठीक है। जैसे एक ही कॉपी को 2 टीचर जांचेंगे तो हो सकता है कोई टीचर में 100 में वो 80 पा रहा है तो दूसरा वाला टीचर चेक करेगा तो हो सकता है उसके हिसाब से 70 ही पाए, क्योंकि पैराग्राफ में है तो उसमें पढ़ के उसको अंदाज से उसको देखेगा कि कितना सटीक लिखा है, उस आधार पर मूल्यांकन होगा। जबकि इसमें क्या है, अंकों का वितरण पूर्व निर्धारित तथा अंकन में दृढ़ता रहती है। मतलब पहला क्वेश्चन का ए लिखा है बच्चा कि फर्स्ट का ए सही है तो ए है तो उसमें 1 नंबर मिल जाएगा, उसमें कहीं काटने का कोई सवाल ही नहीं आएगा, इसमें से क्वेश्चन का नंबर कट जाए, ठीक है। जबकि लिखित वाले में 10 नंबर का है तो आप 10 नंबर में 10 नंबर बहुत मुश्किल है कि आपको मिले, लेकिन अगर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10 सही है तो आपको 10 में 10 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 7वां, अंकन करने वाले व्यक्ति की रुचि अभिरुचि का प्रभाव अंकन में पड़ता है। मतलब अंकन करने वाले जो व्यक्ति है उसका रुचि जो है अच्छा है, मतलब खुश मिजाज ढंग से है आया है तो थोड़ा सा अच्छा नंबर दे सकता है। मान लीजिए कुछ र्यूड है, मतलब वो थोड़ा सा मिजाज उसका अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा काट के भी दे सकता है। मतलब टीचर पे थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है तथ्यों की जानकारी नापने में कुशलता नहीं है। मतलब
नापने में कुशलता है, मतलब तथ्य जो लिखा हुआ है उसके आधार पे अगर जांचने वाला शिक्षक उसके आधार से लगता है कि ये गलत है तो उसको काट भी सकता है। हो सकता है 10%, 20%, 50% उसमें सही आंसर हो, लेकिन अगर जांचने वाले के हिसाब से गलत लगे तो उसको काट कर 0 कर सकता है नंबर। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो आंसर शीट दिया हुआ कि पहले का ए है, अगर बच्चा ए लिखा है, कहीं से देख कर लिखा है, चीटिंग करके लिखा है कि अपनी मर्जी से लिखा है, अगर लिखा है तो उसको उस हिसाब से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं लेख परीक्षण पद के क्या क्या दोष हैं। ठीक है, तो लिखित परीक्षा का क्या क्या दोष है इसके बारे में देखते हैं। पहला है लेख पद मापन में कार्यकुशल नहीं है, मतलब पद मापन में कार्यकुशल नहीं है, मतलब हर लाइन को पढ़ के टीचर को आंसर उसमें मार्किंग करना होगा, जो कि एकदम कुशलता नहीं है। कोई लाइन किसी टीचर को समझ में आया तो उसको सही मार्क देगा, कोई लाइन किसी टीचर को अगर सही समझ में नहीं आया तो उसको गलत भी कर सकता है। ठीक है, इसमें मापन में कार्यकुशल नहीं है। दूसरा पॉइंट है लेख पद विश्वसनीय तरीके से अंकित नहीं किए जा सकते। ये विश्वसनीय तरीके से अंकित नहीं किया जा, मतलब इस विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये इतना है तो दूसरा टीचर चेक करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाएगा। तो ये सब दोष हैं इसके। अगला है लेख पर धोखा देने का प्रोत्साहन करता है, मतलब लिखित परीक्षा में धोखा देने को प्रोत्साहित करता है। मतलब बच्चे को अगर सटीक आंसर नहीं मालूम है लेकिन उसको परीक्षा में लिखना है, कुछ अपने से मनगढ़ंत कहानी उसमें उसी से रिलेटेड जोड़ के लिख देता है, इसलिए इसको धोखा देने को प्रोत्साहित करना कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है लेख पदों का अंकन वर्तनीय आलेख आदि से बहुत प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए आपको सही आंसर मालूम है, लेकिन अगर आपने उसमें वर्तनी मतलब जो शुद्ध शब्द लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बड़ी होना चाहिए कि छोटी ही होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि छोटा, तो इस सब में अगर आप मिस्टेक किए हैं तो उसमें मार्किंग कम हो जाता है। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज तो है, लेकिन लिखने में अगर आपका हिंदी कमज़ोर है या इंग्लिश कमज़ोर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके वजह से आपका नंबर जा सकता है। तो इसके वजह से प्रभावित हो जाता है नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेख पद की गुणवत्ता बढ़ाने के क्या क्या सुझाव दिए गए? मतलब लिखित परीक्षा के लिए जो गुणवत्ता बढ़ाना है उसके लिए सुझाव क्या क्या है, देखिए क्या क्या सुझाव हैं। पहला है लेख पद की भाषा का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए, मतलब उसमें जो भाषा का चुनाव है ना सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जैसे बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का भाषा चुनाव करिए, ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम का चुनाव करिए, या बच्चे को ऊपर ऑप्शन दे दीजिए कि जिसको हिंदी मीडियम लेना है हिंदी में लिखे, जो इंग्लिश मीडियम में लेना है इंग्लिश मीडियम में लिखें। ठीक है, तो ये सुझाव इन जनरल एग्जाम में रहता है, भाई पहले से भरवा लिया जाता है फॉर्म में कि आप हिंदी मीडियम में देना चाहेंगे कि इंग्लिश मीडियम में देना चाहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं परीक्षण पदों का कठिनाई स्तर ऐसा होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें। मतलब परीक्षा में पूछेगा जो क्वेश्चन है उसका जो लेवल है ऐसा होना चाहिए कि सभी विद्यार्थी उसको समझ सकें। ऐसा नहीं कि एकदम हाई फाई लेवल कर दें कि आधे विद्यार्थी क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, और इतना डाउन भी नहीं किया जा सकता कि हर विद्यार्थी को 100 में 100 नंबर आने लगे। ठीक है, तो उस हिसाब से रहना चाहिए जो परीक्षा में विद्यार्थी जो है उसको बढ़िया से समझ सकें, और तभी भाई क्वेश्चन समझ पाएगा तभी तो उसका सोल्यूशन उत्तर लिख पाएगा। ठीक है, अगला है परीक्षण पद इस प्रकार के हों कि निर्धारित समय में उनका उत्तर दिया जा सके। परीक्षण पद मतलब परीक्षा का क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो समय निर्धारित किया गया उसी समय में उसका उत्तर लिख दे। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन ऐसा दे दिए कि वो 3 घंटे के बजाय वो 4 घंटा लग जाए लिखने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2.5 घंटा हो जाए लेकिन 3 घंटे से ऊपर ना हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। लेख प्रश्नों के अंकन के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, लेख प्रश्नों के अंकन के लिए मतलब अगर आप लिखित परीक्षा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसकी सुझाव क्या क्या है। तो पहला सुझाव है अंकन करने से पहले छात्रों का नाम नहीं पढ़ना चाहिए। यस, मतलब अगर आप कॉपी का मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो उसके पहले स्टूडेंट का नाम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का नाम पढ़ने से आपके मन में थोड़ा सा उसके प्रति लगाव आ जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन गलत लिखा है, क्यों ऐसा है, तो फिर भी उसको नंबर दे देंगे। ठीक है, तो उसमें उसका वो चला जाएगा पुराना जो एक्सपीरियंस है कि भाई ये स्टूडेंट अच्छा है लेकिन आज गलत लिख दिया तो उसको भी आप नंबर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा में अगर गलत लिखा है, चाहे अच्छा हो विद्यार्थी चाहे खराब हो, या कोई कमज़ोर विद्यार्थी है और एग्जाम में अच्छा लिख दिया तो सोचेंगे अरे इसको इतना नंबर आ रहा है, अरे इसका काटो यहाँ काटो, तो ऐसे नहीं एग्जाम में। इसीलिए बोर्ड की परीक्षा में देखते हैं पहला पेज को निकाल दिया जाता है, पहले पेज को हटा दिया जाता है जिसमें बच्चा नाम वगैरह लिखा रहता है, और उस पेज को हटाने के बाद उस पर जो सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर डाल दिया जाता है अगले पेज पर। ठीक है, ताकि कोई भी एग्जामिनर के पास जाए कॉपी चेक करने के लिए तो नाम ना पढ़ पाए, जान ना पाए। ठीक है, तो इससे कोई सांप्रदायिक कोई उस पर मतलब आरोप भी नहीं लगा सकता है। आप उस पर सीरियल नंबर रहेगा कि भाई सीरियल नंबर 1 2 3 4 है तो 1 का नंबर कॉपी चेक किया, इतना नंबर आया। और जब वो कॉपी बोर्ड में आएगा तो सीरियल नंबर 1 पे उसको मालूम है कि यहाँ पे भी सीरियल नंबर 1 है, तो उस सीरियल नंबर 1 पे कौन नाम है उस नाम के व्यक्ति को, उस नाम के स्टूडेंट को उतना नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में भी यही तकनीक अपनाई जाती है
कि पहले जहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखा रहता है उस पेज को हटा दिया जाता है, उस पेज पे जो सीरियल नंबर था वही सीरियल नंबर अगले पेज पे डाल दिया जाता है और वो कॉपी जांचने के लिए चली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है सभी उत्तर पुस्तिकाओं में समान प्रश्न एक साथ देखने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में अगर एक टीचर देख रहा है ना, तो उस जितनी लचीलापन वो पहले कॉपी में किया है उतना ही लचीलापन हर कॉपी में उसको करना चाहिए। ठीक है, ये जाके एक अच्छा, तब जाके मूल्यांकन अच्छा हो पाएगा। ये नहीं कि किसी बच्चे का कॉपी कड़ाई से चेक कर लिए, किसी बच्चे का कॉपी ढिलाई से चेक कर लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, ये सुझाव है। तीसरा सुझाव है यदि संभव हो तो 2 व्यक्तियों से अंकन कराया जाए। अगर पॉसिबिलिटी है तो 2 टीचर से कॉपी चेक कराइए, दोनों टीचर का जो एवरेज आ रहा है उसका तो नंबर बच्चे को दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि 2-3 जितने टीचर चेक करेंगे कुछ ना कुछ नंबर में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा मूल्यांकन करना है तो 2 या 2 से ज़्यादा टीचर चेक करा के और उसका एवरेज बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वस्तुनिष्ठ पद कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्षिप्त उत्तर पद, एक होता है सत्य असत्य, एक होता है समानता अभ्यास पद, मतलब मैचिंग टाइप में। जो संक्षिप्त पद में जिसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें वो संक्षिप्त पद उत्तर हो गया, पहले का ये है तो एक टिक। एक होता है सत्य असत्य, मतलब क्वेश्चन में दे दिया गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सत्य है असत्य है, तो उसमें सत्य है असत्य बच्चे ऐसे टिक करेंगे, ये भी वस्तुनिष्ठ टाइप का ही आता है। ठीक है, एक हो गया। अगला क्वेश्चन है समान अभ्यास, मतलब 2 टेबल दिया जाएगा। एक टेबल में जैसे मान लीजिए एक चीज़ दिया हो गया, दूसरी टेबल में दूसरा चीज़, उन दोनों को मैच करना है। जैसे मान लीजिए इधर दे दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये राज्यपाल, मतलब ये मतलब स्टेट वाइज राज्यपाल दिया गया, और उसको दे दिया गया इधर कुछ नाम दे दिया गया, बोला गया कौन किसके सामने मैच करिए। ठीक है, तो मैचिंग करना भी ये वस्तुनिष्ठ में ही आता है। आजकल क्वेश्चन में मैचिंग टाइप का ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण में क्या क्या आवश्यकता होती है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो पहला देखिए सरल शब्दों का उपयोग, मतलब शब्दों का उपयोग, सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हाई फाई शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जाके बच्चा पढ़ के समझ ही ना पाए। ठीक है, सरल शब्दों का उपयोग। दूसरा है वाक्यों की चालाकीपूर्ण रचना समझना चाहिए, मतलब वाक्यों को चालाकीपूर्ण तरीके से नहीं देना है, सिंपल लाइन में दे दीजिए कि इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ चालाकी डाल दिए, कुछ ट्रिक ऐसा कर दिए कि ज़्यादातर बच्चे समझ ना पाएँ। ठीक है, तीसरा प्रत्येक प्रश्न अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, और जितना भी क्वेश्चन है सब आपस में स्वतंत्र होना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे से रिलेटेड हो। कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया ये है तो उसके में तो उससे क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ विज्ञान का क्वेश्चन है कि करंट का मापन डैश की मदद से करते हैं, नीचे दिया हुआ वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए जो वोल्ट मीटर, दिए गए जो मीटर है, जो भी मीटर है, जैसे वोल्ट मीटर बच्चा लगाया कि मीटर लगाया तो बच्चे के ऊपर है, तो करंट के लिए मापने के लिए एमीटर का यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में दिए गए यंत्र से और क्या क्या नाप सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा गलत आंसर लगा दिया, जैसे मान लिया कि उसने करंट मापने के लिए वो लगा दिया कि वोल्ट मीटर है, तो फिर उसका दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा कि वोल्ट मीटर से और क्या क्या नाप सकते हैं, तो उसका दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन है तो वो स्वतंत्र है, दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेट होना ही नहीं चाहिए। ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण में मतलब ये सावधानी होनी चाहिए। अगला है व्याकरण एवं रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे अर्थ एवं संबंध में संकेत न मिल सके, और क्वेश्चन में ऐसा मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कोई हिंट ना हो कि आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग जाति का है, उसमें कई 4 शब्द मतलब 4 शब्द दिया गया कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें फिर ऐसा नहीं हो कि आंसर से पकड़ में आ जाए कि ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन भी ऐसा, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन भी ऐसा होना चाहिए कि स्वतंत्र हो, उसमें क्वेश्चन पढ़ने से पता ना लगे कि इसका यही आंसर होगा। ठीक है, अगला है पॉइंट स्पष्ट निर्देश आवश्यक, और जो भी क्वेश्चन हो उसके लिए निर्देश जो है स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला पॉइंट है 10, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और देखिए वस्तुनिष्ठ के बाद होता है संक्षिप्त उत्तर प्रश्न, तो इसका उपयोग परिभाषिक शब्दावली तथा सिद्धांत विधियों का उपयोग संबंध मापन के लिए किया जाता है। मतलब कोई डेफिनेशन वगैरह पूछना है तो संक्षिप्त उत्तर प्रश्न लगा बना के पूछ सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन का आंसर होता है जो भी। ठीक है, अगला है संक्षिप्त उत्तर प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय,
ठीक है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन मतलब संक्षिप्त उत्तर प्रश्नों का निर्माण में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, सावधानी देखिए, मतलब लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है ना उसमें क्या क्या सावधानी होना चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप में। तो वाला प्रश्न का एक ही उत्तर हो, ठीक, मतलब ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसके कई सारे उत्तर हो तो कई सारा लाइन में देगा। किताबों के वाक्य को सीधे प्रश्न में नहीं देना चाहिए, मतलब किताब में कोई लाइन लिखा है तो वही लाइन एग्जैक्ट नहीं देना, थोड़ा सा उसको इधर उधर घुमा देना चाहिए। अगला है प्रश्न के वाक्य में खाली स्थान एक से अधिक नहीं होने चाहिए, और खाली स्थान अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं तो एक से ज़्यादा खाली स्थान नहीं देना चाहिए। और अगला पॉइंट है सभी प्रश्नों में खाली स्थान की लंबाई समान होनी चाहिए, मतलब सभी प्रश्नों में खाली स्थान की लंबाई समान होनी चाहिए, नहीं कि उसका आंसर छोटा है तो खाली स्थान का लंबाई छोटा कर दिए, फिर ये एक तरह का हिंट हो गया। जैसे ऊपर दिया गया कि हिंट नहीं देना है, तो इस टाइप का हिंट नहीं होना है कि छोटा 2 शब्द का अगर आंसर है तो 2 ही शब्द के लिए छोटा जगह दे दिए, बड़ा है तो बड़ा जगह दे दिए, नहीं, सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगला खाली स्थान वाक्य के अधिक से अधिक अंत में होना चाहिए, मतलब खाली स्थान जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि राइट साइड में जितना अंत में हो सके उतना हो, मतलब ये नहीं कि खाली स्थान से ही क्वेश्चन शुरू हो जाए या एक शब्द के बाद ही खाली स्थान हो उसके बाद पूरा लाइन लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाली स्थान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि जितना राइट साइड में हो सके, जितना दाहिनी तरफ हो सके, जितने को सेंटेंस के लास्ट में हो सके वही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक। अगला है सत्य असत्य प्रश्नों के निर्माण करते समय मुख्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन है उसके निर्माण के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है वाक्य में 2 नकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, मतलब एक वाक्य में 2 नकारात्मक शब्द यूज नहीं करिए, नहीं से बच्चे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। दूसरा है सही और गलत कथनों की संख्या लगभग बराबर होना चाहिए, मतलब जितने क्वेश्चन सही है जितने क्वेश्चन गलत हैं, जितने ट्रू हैं जितने फॉल्स हैं लगभग बराबर। जैसे मान लीजिए 10 है क्वेश्चन तो 10 में से 5 ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर सही हो, 5 ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर गलत हो सकता है कि 6 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 9 क्वेश्चन सही है ट्रू है और 1 क्वेश्चन फॉल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे कुछ बच्चे जो तुक्का लगाते हैं, जैसे मान लीजिए वो सारा क्वेश्चन को यस 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 हाँ सही करता चलेगा, ट्रू ट्रू करता चलेगा, तो उसका तो बिना कुछ किए उसका 9 क्वेश्चन सही हो गया। तो इस तरह बच्चे अपना अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का नहीं रखना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो ट्रू और फॉल्स है ना उसको मिक्स करके देना चाहिए कि पहले का ट्रू है तो दूसरे का भी ट्रू, तीसरे का, ऐसे नहीं कि लगातार ट्रू वाले एक साथ फिर लगातार फॉल्स वाले एक साथ, ऐसा नहीं। ट्रू फॉल्स ऐसे मिक्स होना चाहिए कि ताकि बच्चों को थोड़ा कोई पैटर्न समझ में ना आए, उसी में मिक्स करके दे दें, ठीक है। कोई अगर तुक्का लगा रहा है कि 5 क्वेश्चन को ट्रू और 5 क्वेश्चन को फॉल्स लगा रहा है, तो अगर बाई दिए 5 क्वेश्चन हम लगातार से ट्रू दिए हैं तो उसका 5 सही हो जाएगा। तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए बच्चों का, इस तरह मूल्यांकन से नहीं होगा। वो लगाया तुक्का लेकिन आप समझेंगे कि इसको जानकारी है इसलिए लगाया, ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट वही है सही एवं गलत प्रश्नों को लगातार नहीं रख के मिक्स करके रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है समानता अभ्यास पद क्या है। समानता अभ्यास पद मीन्स वही मैचिंग। इस पद में इस प्रकार के पद में 2 समूह होते हैं, 2 समूह होता है, समूह ए समूह बी, उसमें कुछ दिया होता है इसमें कुछ दिया होता है, दोनों को मैच करना होता है, तो यही होता है समानता अभ्यास पद, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी को कोई भी कठिनाई हो परेशानी हो तो उसमें कमेंट करके पूछ सकता है, और कोशिश करेंगे कि भाई समय के अभाव में हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कोशिश करेंगे छोटा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो कंटेंट देते रहें। थोड़ा सा तबीयत स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा नहीं था तो इस वजह से भी डिले हो गया। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग चैनल पे आज नए पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो लोग को वीडियो अच्छा लगे वो भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्साह मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।